हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत शिक्षा दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। और शिक्षा दर्शन के बारे में मैंने आप लोगों को पहली क्लास में इसकी बेसिक यानी मूलभूत जो भी बातें थी उनको बता दिया था। आज की क्लास में हम लोग को शिक्षा दर्शन के अंतर्गत शिक्षा और दर्शन के बीच में जो क्या रिलेशन है उसके बारे में अध्ययन करना है। शिक्षा में या दर्शन का क्या महत्व है, इसका क्या प्रयोग है, इसके बारे में अध्ययन करना है। और फिर देखना है कि दर्शन के कौन कौन से क्षेत्र हैं, दर्शन का स्कोप क्या है। इन सारी बातों को आज की क्लास में हम लोग को अध्ययन करना है। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आधुनिक दर्शन की जो अवधारणाएं हैं उसको तीसरी क्लास में देखेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स को एक एक क्लास में धीरे धीरे करते हुए चलेंगे। और इन सारी क्लासेस को कर लेने के बाद आपका जो दर्शन शास्त्र का, शिक्षा दर्शन का जो सिलेबस दिया गया है एमए के सिलेबस में, एमएड के सिलेबस में और बीएड के सिलेबस में, वो आपका कवर हो जाएगा। तो इन क्लासेस को देखने से आपको क्या है कि कई परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी उपयोगी हैं। इनका आप लोग क्लास देखिए, इसको नोट्स बनाइए और फिर आप अपनी परीक्षाओं के जो भी प्रश्न होते हैं उनको आसानी से इसके माध्यम से हल कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और ये आज की क्लास जो है आपकी शिक्षा दर्शन की दूसरी क्लास है। तो चलिए क्लास को शुरू किया जाए। हाँ देखिए, हम लोग क्या अध्ययन कर रहे हैं, शिक्षा शास्त्र विषय। और ये शिक्षा शास्त्र जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं ये मेनली किसके लिए है, एमए और एमएड के विद्यार्थियों के लिए। जो लोग एमए कर रहे हैं या जो लोग एमएड कर रहे हैं तो उनके सिलेबस को काफ़ी कुछ ये जो है मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है आपको ये सारा चीज़ कवर करेगा। इसके अलावा इसके आप बहुत से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके भी प्रश्न जो है दर्शन से अगर पूछे जा रहे हैं, शिक्षा दर्शन से, तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। आज की क्लास का देखिए पहला टॉपिक क्या है कि दर्शन और शिक्षा के बीच में संबंध, यानी रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन। देखिए, शिक्षा और दर्शन का जो संबंध है वो अटूट है और अन्योन्याश्रित है। यानी ये दोनों जो है एक दूसरे से बहुत बेहतर तरीके से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं और इनका अलग होना संभव नहीं है। दर्शन के बिना शिक्षा अधूरा है और शिक्षा के बिना दर्शन दिशाहीन। यानी अगर दर्शन को शिक्षा में ना शामिल किया जाए तो शिक्षा कैसी हो जाएगी, दिशाहीन हो जाए, अधूरी हो जाएगी और दर्शन जो है दिशाहीन हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या है कि दर्शन जो है शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करता है। यानी पहला इनके बीच रिलेशन क्या है कि शिक्षा का जो पर्पज होता है, उद्देश्य होता है, वो कौन निर्धारित करता है, दर्शन। इसमें देखिए आदर्शवाद जो है वो चरित्र निर्माण की बात करता है, प्रकृतिवाद जो है प्राकृतिक विकास की बात करता है, व्यवहारवाद जो है सामाजिक उपयोगिता की बात करता है। इनके बारे में हम लोग एक एक करके बाद में आने वाली क्लासेस में अध्ययन करेंगे। ये दर्शन की शाखाएं हैं जिनके बारे में आप पढ़ेंगे और समझेंगे कि इनका शिक्षा में क्या क्या उपयोग है और इनको क्यों पढ़ा जाता है, इनका क्या महत्व है। तो उदाहरण के लिए जैसे देखिए कि यदि दर्शन कहता है कि मानव नैतिक प्राणी है तो शिक्षा में नैतिक शिक्षा को महत्व दिया जाएगा। यानी अगर दर्शन के अनुसार कहा जा रहा है कि मानव एक प्रकार का नैतिक प्राणी है तो नैतिक प्राणी बताने के लिए, समझाने के लिए, इसके बारे में अध्ययन करने के लिए क्या किया जाएगा कि शिक्षा में नैतिक विषय को शामिल किया जाएगा। तब जाके ये इसका महत्व जो है पूर्ण होगा। अब देखिए दर्शन जो है शिक्षा के पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है। दूसरा इनके बीच रिलेशन क्या है कि दर्शन शिक्षा के पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है। जैसे देखिए दर्शन में अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आदर्शवाद जो है वो देखिए साहित्य पर प्रभाव डालता है, दर्शन पर और नैतिक शिक्षा पे। यथार्थवाद जो है ये देखिए विज्ञान और गणित को प्रभावित करता है। व्यवहारवाद जो है व्यवहारिक और कौशल आधारित विषयों को प्रभाव डालता है। यानी जो व्यवहारिक और कौशल आधारित विषय आप लोगों को सिलेबस में, पाठ्यक्रम में पढ़ने को मिलते हैं तो ये व्यवहारवाद की देन है। विज्ञान और गणित जो आप लोगों को पढ़ने को मिलता है तो इसका यथार्थवाद का देन है। और आदर्शवाद की देन क्या है कि जो हम लोग साहित्य, दर्शन, नैतिक शिक्षा वगैरह पढ़ते हैं ये इसकी देन है। ठीक, उदाहरण के लिए देखिए जैसे व्यवहारवादी दर्शन क्या है कि कौशल विकास, उसका प्रयोग और परियोजना कार्य, जो विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट वर्क कराए जाते हैं बच्चों को, वो सब किसके ऊपर डिपेंड है, व्यवहारवादी दर्शन पर। इसके बाद फिर देखिए दर्शन जो है शिक्षण विधियों का भी आधार है। यानी किस प्रकार के टीचिंग मेथड्स का उपयोग करके विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, उनको शिक्षा दी जाती है, तो इसका भी आधार दर्शन ही है। जैसे देखिए आदर्शवाद जो है व्याख्यान विधि की चर्चा करता है, व्यवहारवाद जो है परियोजना विधि की,
प्रकृतिवाद जो है गतिविधि आधारित विधि, यानी अलग अलग जो दर्शन की शाखाएं हैं वो अलग अलग शिक्षण विधियों के बारे में बताती हैं और इन विधियों का प्रयोग करके शिक्षा प्रदान करने के लिए कहती हैं। इसके बाद फिर देखिए, दर्शन का है शिक्षा की भूमिका को भी निर्धारित करने का काम, यानी दर्शन जो है टीचर्स की भूमिका यानी रोल को निर्धारित करता है। जैसे देखिए, आदर्शवाद जो है वो एक सच्चे गुरु की बात करता है। कहा जाता है कि शिक्षक जो है एक गुरु होता है, बच्चों के लिए सच्ची शिक्षा प्रदान करने वाला, उसको सही मार्ग पर ले जाने वाला। व्यवहारवाद क्या कहता है, ये मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। यानी देखिए, आदर्शवाद में शिक्षक को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, प्रमुख स्थान पर रखा जाता है। व्यवहारवाद में कहा जाता है कि शिक्षक जो है बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन देने वाला होना चाहिए, यानी उसका रोल क्या है कि मार्गदर्शक के रूप में। प्रकृतिवाद क्या कहता है कि शिक्षक एक सहायक है, शिक्षक का काम बच्चों की सहायता करना है, बच्चों को नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए और वो अपनी चीज़ों को सही तरीके से करें, बस शिक्षक उनमें बीच बीच में क्या करे, उनको सहायता करते रहे। पांचवा देखिए रिलेशन क्या है कि दर्शन जो है अनुशासन की अवधारणा भी देता है। जैसे देखिए, इसमें दंडात्मक अनुशासन की बात की जाती है, आत्म अनुशासन की बात की जाती है और लोकतांत्रिक अनुशासन की बात, यानी इन तीनों प्रकार के अनुशासन की बात किसके द्वारा कही जा रही है, दर्शन शास्त्र। जिस तरीके की शाखा का समावेश शिक्षा में किया जाएगा, जिस प्रकार की शिक्षा दर्शन के आधार पर बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी, तो उस प्रकार के अनुशासन की अवधारणा का उपयोग किया जाएगा। उसके बाद फिर देखिए, अब अगला है दर्शन का कार्य, फंक्शंस ऑफ फिलॉसफी। तो दर्शन का कार्य क्या है, तो देखिए, दर्शन जो है मानव जीवन और शिक्षा दोनों में महत्वपूर्ण कार्य करता है। पहला काम इसका क्या है कि यह जीवन की समस्याओं का समाधान खोजता है। जैसे देखिए, जीवन में बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर इंसान खोजता है, मनुष्य खोजता है। जैसे सबसे पहला उद्देश्य देखिए क्या होता है प्रश्न का, कि जीवन का उद्देश्य क्या है, यानी कोई बालक है, कोई व्यक्ति है, कोई मनुष्य है, वो अगर यह सोच रहा है कि मेरा ये जो जन्म है या मेरा जो जीवन है, इसका क्या पर्पज है, क्या ऑब्जेक्टिव है, तो इसका प्रश्न उसको कहाँ से मिलेगा, दर्शन से। सत्य क्या है, यानी उसको जो चीजें दिखाई दे रही हैं, जो चीजें उसके आसपास में मौजूद हैं, तो उसकी सत्यता क्या है, वो कैसे बनी है, इनको अस्तित्व में आने के लिए कैसे क्या होना था, तो ये सारी चीजें वो दर्शन बताता है। अच्छा और बुरा क्या है, यानी बहुत सी चीजों को लोग कहते हैं कि ये चीज अच्छी है या बुरी, तो इसकी क्या परिभाषा है, अच्छी चीज की क्या परिभाषा है, बुरी चीज की क्या परिभाषा है, ये कैसे इसको इस तरह से कहा जाता है, इन सब चीजों का उत्तर कौन देता है, दर्शन। तो उदाहरण के लिए देखिए कि नैतिक शिक्षा जो बालकों को दी जाती है, विभिन्न प्रकार के शिक्षण संस्थानों में बालकों को सिखाया जाता है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, आपको ये चीज़ करना चाहिए, ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ये करने से आपको सफलता मिलेगी, ये करने से सफलता नहीं मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों का जो आधार है वो कौन सा है, दर्शन है। इसके बाद फिर देखिए दूसरा इसका कार्य क्या है कि मूल्यों का निर्धारण करना। अब मूल्यों के निर्धारण में जैसे नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्य, इन सारी चीजों का निर्धारण कौन करता है, दर्शन करता है कि किस तरीके से नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए, किस प्रकार के सामाजिक मूल्य होने चाहिए और किस तरीके से आध्यात्मिक मूल्य होने चाहिए। इन सारी चीजों में सबसे ज्यादा योगदान अगर कोई देता है तो वो कौन है, दर्शन है। जैसे देखिए उदाहरण के लिए कि ईमानदारी, सत्य, अहिंसा, ये महत्वपूर्ण दार्शनिक मूल्य है, यानी ये सारी बातें कहाँ से निकल कर आई हैं, तो दर्शन से आई हैं। इसके बाद फिर देखिए इसका अगला जो कार्य है वो क्या है कि शिक्षा को दिशा प्रदान करना, यानी शिक्षा को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से लक्ष्योन्मुख बनाने के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर कोई बनाता है, कोई उसको विकसित करता है, तो वो कौन सा है, दर्शन है। दर्शन देखिए शिक्षा को बेहतर लक्ष्य प्रदान करता है, बेहतर पद्धति प्रदान करता है, एक बेहतर दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। तो शिक्षा का देखिए सारा ये जो लक्ष्य, पद्धति और दृष्टिकोण किस पर निर्भर है, दर्शन पर। चौथा देखिए इसका कार्य क्या है कि ये समालोचनात्मक चिंतन का भी विकास करता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर इस तरीके का चिंतन विकसित करना है तो वो कौन करेगा, दर्शन करेगा। जैसे देखिए दर्शन व्यक्ति को तर्कशील बनाता है, विवेकशील बनाता है और आलोचनात्मक बनाता है। इन सारी चीजों को करने में दर्शन बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। उसके बाद फिर देखिए जो अगला कार्य है कि दर्शन अगला कार्य क्या करता है कि समग्र व्यक्तित्व का विकास करता है, यानी पूर्ण रूप से व्यक्तित्व का विकास किसके द्वारा होता है, तो दर्शन के द्वारा। दर्शन व्यक्ति के देखिए बौद्धिक विकास में योगदान देता है,
नैतिक विकास में देता है, भावात्मक विकास में देता है और आध्यात्मिक विकास में। अगर किसी व्यक्ति के इन सारी चीजों का विकास हो जाए तो कहा जाएगा कि उसका व्यक्तित्व अपने आप में संपूर्ण रूप से विकसित हो चुका है। तो इन सारी चीजों में कौन योगदान देता है? दर्शन देता है। अब देखिए अगला है दर्शन का विषय क्षेत्र, यानी स्कोप ऑफ फिलॉसफी, सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिलॉसफी। दर्शन के कौन कौन से विषय क्षेत्र है? तो दर्शन का जो विषय क्षेत्र है देखिए अत्यंत व्यापक है। इसे हम मुख्यतः 5 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे पहला विषय क्षेत्र इसका क्या है? तत्व मीमांसा, जिसको मेटाफिजिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए इसमें क्या बात की जाती है? यह वास्तविकता और अस्तित्व का अध्ययन करता है, यानी वास्तविकता क्या है, इस संसार में जो चीजें हमें दिखती हैं, जो चीजों को हम अपनी आंखों से देखते हैं, जिनको छूते हैं, तो वो किस तरीके से अस्तित्व में आई, उनका निर्माण कैसे हुआ, इसकी बात करता है। इसमें देखिए प्रश्न क्या होता है कि आत्मा क्या है, ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं। यानी हम लोगों को बताया जाता है कि आत्मा होती है, मनुष्य मर जाता है तो उसके शरीर से आत्मा निकलकर बाहर चली जाती है। तो दर्शन में, मेटाफिजिक्स में, तत्व मीमांसा में इसी सत्य को जानने का प्रयास किया जाता है कि ये चीजें कैसे बनी हैं। यानी इस भौतिक जगत में जो चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, जिनके बारे में हम सुनते हैं कि ये चीज ऐसे है, तो इस शाखा से यही पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि ये चीज है कैसे, इसका निर्माण कैसे हुआ है। देखिए ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं। बहुत से लोग देखिए नास्तिक होते हैं, बहुत से लोग आस्तिक होते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, बल्कि एक सुपर पावर है जो इस पूरे ब्रह्मांड को क्या कर रही है? ऑपरेट कर रही है। तो फिर वो सुपर पावर कैसे बनी है? इन सारी चीजों की बात कौन करता है? दर्शन। तो उदाहरण के लिए क्या होगा कि दर्शन का जो आदर्शवादी शाखा है वो आत्मा को शाश्वत मानता है, यानी कहता है कि आत्मा क्या है? शाश्वत है, आत्मा अमर है, आत्मा मरती नहीं है। ठीक। उसके बाद फिर देखिए इसके जो दूसरी क्षेत्र की चर्चा की जाती है तो वो किस नाम से जाना जाता है? ज्ञान मीमांसा। इसको देखिए एपिस्टेमोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दर्शन की जो छात्र शाखा है वो क्या बात करती है? ये ज्ञान की प्रकृति के बारे में बात करती है, ज्ञान के स्रोत के बारे में करती है और सत्यता के अध्ययन के बारे में। यानी किसी भी प्रकार का अगर कोई ज्ञान है, कोई नॉलेज है, तो वो क्या है, कैसे है, वो कैसे प्राकृतिक रूप से उसको प्राप्त किया जा सकता है, उसका नेचर कैसा है, उसका सोर्स क्या है, इन सारी चीजों के बारे में कौन बताता है? तो दर्शन की ज्ञान मीमांसा शाखा। जैसे देखिए कि इसमें प्रश्न पूछा जाए कि जैसे ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, यानी ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान कैसे हमको सही तरीके से मिल सकता है, उस ज्ञान का हम सही तरीके से कहाँ उपयोग कर सकते हैं। अनुभव या बुद्धि, इसमें से कौन श्रेष्ठ है? अनुभव श्रेष्ठ है कि बुद्धि श्रेष्ठ है? इन सारे प्रश्नों का जवाब कहाँ से मिलता है? तो ज्ञान मीमांसा से। उदाहरण के रूप में जैसे देखिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग से जो प्राप्त ज्ञान है वो अनुभव जन ज्ञान कहलाता है। यानी जब हम विभिन्न प्रकार का काम करते हैं तो कई बार प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग के करने से हमें क्या होता है? एक अनुभव हो जाता है और लास्ट में जो हमारा एक्सपीरियंस अनुभव होता है वही आगे के कार्यों को करने में मदद करता है। क्योंकि शुरुआत में हम किसी चीज को सही तरीके से नहीं जानते रहते हैं तो उसको करने के लिए कई बार प्रयोग करते हैं और उस प्रयोग में हमारा जो काम है कई बार असफल भी होता है, लेकिन उसी असफलता में एक बार जब हमको सफलता मिलती है तो वही जो असफलता को दूर करने का हमने कार्य किया वही हमारे एक्सपीरियंस में गिना जाता है और माना जाता है और वही अनुभव बाद में हमारे आगे के कार्यों को सरल बनाता है। तो ये सारी चीजें कौन कहता है? ज्ञान मीमांसा। इसके बाद फिर देखिए अगली जो है वो मूल्य मीमांसा है, जिसको एक्सियोलॉजी कहा जाता है। तो इसमें देखिए मूल्यों का अध्ययन किया जाता है, यानी वैल्यूज क्या होते हैं इसके बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। इसको जनरली 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है नीति शास्त्र, जिसको एथिक्स कहा जाता है। इसमें सही गलत और नैतिक आचरण की बात की जाती है। जैसे देखिए सत्य बोलना नैतिक मूल्य माना जाता है, यानी सभी को सिखाया जाता है कि सदा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो सत्य बोलने की जो बात कही जाती है वो दर्शन के किस शाखा से आती है? नीति शास्त्र, एथिक्स से। और संपूर्ण रूप में अगर देखा जाए तो ये मूल्य मीमांसा के अंतर्गत आती है। जैसे दूसरा इसका देखिए क्या है? सौंदर्य शास्त्र, यानी एस्थेटिक्स। इसमें देखिए किस चीज की बात की जाती है? तो इसमें किसी चीज को जो है सही तरीके से, सुंदर रूप से, व्यवस्थित रूप से, कलात्मक रूप से या फिर संगीत के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है, बताया जाता है। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? सौंदर्य शास्त्र। इसमें देखिए मेनली कला शिक्षा का ज्यादा महत्व होता है, यानी कलात्मक रूप से जो कुछ भी शिक्षा दी जाती है वो इसके अंतर्गत आती है। और चौथा इसका देखिए जो क्षेत्र है वो है तर्कशास्त्र, यानी लॉजिक्स।
तो इसमें किस चीज की बात की जाती है? तो इसमें सही तरीके के तर्क और विचार की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे देखिए कि यदि सभी मनुष्य नश्वर हैं तो राम मनुष्य है, तो राम नश्वर है। यह तर्क शास्त्र, यानी अगर कहा जाए कि सभी मनुष्य जो है नश्वर है, नश्वर का मतलब होता है जो नष्ट हो सकता है, तो नष्ट हो जाने का मतलब है कि अगर राम एक मनुष्य है तो राम भी क्या है? नश्वर, यानी वो भी नष्ट होने वाले हैं। तो ये कौन सी बात है? तर्कशास्त्र की बात है। तर्कशास्त्र इसी चीज के बारे में बताता है। अगला देखिए इसका स्कोप जो है वो सामाजिक दर्शन है, सोशल फिलॉसफी है। तो सामाजिक दर्शन किस चीज की बात करता है? तो समाज की, राज्य की, राज्य में प्रदान की जाने वाली शिक्षा की और संस्कृति का, इन सारी चीजों के अध्ययन को कौन कहता है? तो सामाजिक दर्शन के अंतर्गत इन सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है। जैसे देखिए लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली का जो विकास होता है अनेक देशों में, अनेक राज्यों में, तो वो किसके अंतर्गत होता है? सामाजिक दर्शन के अंतर्गत। सामाजिक दर्शन इस तरह की बात करता है। ठीक है, तो ये था इसका 5वां दर्शन का क्षेत्र। अब जो आगे का टॉपिक है आधुनिक दर्शन की जो अवधारणाएं हैं, इसको हम लोग देखिए नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि कई टॉपिक को एक ही क्लास में करा देने से बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो छोटे छोटे चीज़ों को एक एक करके हम लोग अध्ययन करते हुए चलेंगे, क्योंकि देखिए अभी अभी हाल फिलहाल में आपका एग्जाम हुआ है, तो अभी एग्जाम होने में भी काफ़ी समय है, तो आपके एग्जाम तक बहुत सारे टॉपिक जो है कवर हो जाएंगे, जिससे आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो इनको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में देखिए हम लोग को जो स्कोप ऑफ फिलॉसफी है यहीं तक रखना है। इस चीज को मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया और इसमें उदाहरण के माध्यम से भी बताने का प्रयास किया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हम लोग अपनी आगे की क्लासेस में भी इन सारी चीज़ों को कवर करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।